नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ऑन एयर विद सौरभ में। आज हमारे साथ राजनीति के आज़ाद शत्रु कहे जाने वाले बृजमोहन अग्रवाल जी साथ में हमारे। आज हम उनके क्षेत्र में हैं, आज हम उनके साथ उनकी गाड़ी में उनके साथ घूमेंगे और जानेंगे कि उनका इस चुनाव में राजनीति का क्या प्लान है, वो कैसे एग्जीक्यूट करने वाले हैं चुनाव को। तो आइए उनसे समझते हैं कि कैसे इस बार की भाजपा की राजनीति रहेगी। आइए सर, पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस बार क्या मुद्दे रहेंगे? इस बार मुद्दे होंगे कांग्रेस सरकार का भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, शोषण, माफिया राज, शराब घोटाला, जमीन घोटाला, कोयला घोटाला, डीएमएफ घोटाला, कैंपा घोटाला, धान घोटाला, जमीन घोटाला और लोगों का शोषण, कानून व्यवस्था की स्थिति, विकास अवरुद्ध होना, ये सबसे बड़े मुद्दे होंगे। इस बार भाजपा ने फिर उन प्रतिनिधियों को उतारा है जो पिछली बार हारे थे। वो क्या रणनीति है, उसको आप कैसे? जो जीतने वाले हैं, पिछली बार लोगों को ये समझ में आ रहा है कि हमसे गलती हो गई, हम ठग लिए गए। भूपेश बघेल नहीं है, वो भूपेश नहीं है, वो ठगेश है। उन्होंने गलत वादा कर लोगों का वोट ले लिया। और अब लोगों को समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही वास्तव में जनता की सेवा करती है और इसलिए हमको भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। ये लोगों ने तय कर लिया और जीतने वाले प्रत्याशियों को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। बृजमोहन जी, पीएससी में जो भर्ती हो रही है उसमें जो अध्यक्ष है उनके परिवार के काफी सारे लोगों का नाम सामने आ रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पीएससी ने प्रदेश के 50 लाख से ज्यादा नौजवानों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया है जी। आज किसान के बच्चे भी पीएससी की परीक्षा देते हैं, मजदूर के बच्चे भी देते हैं जी। और वो अपने गहने बेचकर, अपनी जमीन बेचकर, कर्जा लेकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं जी। और जब उनको ये मालूम पड़ता है कि पीएससी की सीट कोई 75 लाख में बिक गई, कोई 50 लाख में बिक गई, कोई 25 लाख में बिक गई जी। तो उनका सपना चकनाचूर हो जाता है। अगर नौजवान के मन में निराशा आ गई और नौजवान अगर आक्रोशित हो गया तो फिर ये सरकार भस्म हो जाएगी। और छत्तीसगढ़ में यही स्थिति हुई है कि नौजवानों को लगने लगा है कि हमारे साथ में धोखा हुआ है और जो पीएससी के चेयरमैन हैं, उनके नातेदार रिश्तेदार, नेताओं के नातेदार रिश्तेदार, उनकी भर्ती हो रही है। तो ये स्थिति छत्तीसगढ़ जैसे एक यंग स्टेट को डुबोने वाला काम है और यहाँ के युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करने वाले बात है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने काफ़ी सफाई अभियान चलाया, काफ़ी एमपी में देखा जाए तो काफ़ी साफ सुथरा है। आप छत्तीसगढ़ को कैसे देखते हैं सफाई के मामले में? आप देखिए ना, रायपुर की गली गली में कचरा इकट्ठा हो गया है। रायपुर स्मार्ट सिटी है पर उसका देश में कोई नंबर नहीं है। स्मार्ट सिटी के पैसे को खाली टेंडर करना और कमीशन खाने के काम में लगा है। अगर 1000 करोड़ रुपए रायपुर शहर में खर्च हुए हैं तो रायपुर दिखना तो चाहिए। आज इंदौर देश में पहले नंबर पर है, रायपुर का 50वां नंबर भी नहीं आता है। तो स्मार्ट सिटी जो है वो खाली भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। शहर की गंदगी से शहर पटा हुआ है और शहर की हालत बहुत खराब है। सर, भाजपा की लिस्ट आने पर कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी के पास ना लोग हैं ना मुद्दे, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस तो दिवालिया हो गई है जी। बीजेपी ने पहले 21 लोगों की लिस्ट जारी की जी। उसके बाद में 64 लोगों की लिस्ट जारी की जी। 90 में से 85 प्रत्याशी बीजेपी ने घोषित कर दिए। जी। कांग्रेस कहाँ है? जी। कांग्रेस में तो सिर्फ फुटबॉल चल रही है। जी। सब लोग अपने अपने लोगों को टिकट दिलाने में लगे हुए हैं। जी। और प्रत्याशी परेशान हैं। जी। उनके पैसे खर्च हो रहे हैं। जी। और उनके पैसे खर्च होने के साथ साथ वो परेशानी झेल रहे हैं, नेताओं के चक्कर काट रहे हैं। जी। और कांग्रेस में बोलते हैं कि कांग्रेस की टिकट और मौत का कोई भरोसा नहीं है। जी। और यही स्थिति साबित हो रही है। अभी भी मुझे नहीं लगता है कि 15 तारीख तक कांग्रेस सब सीटें घोषित कर पाएगी। और बीजेपी ने तो 21 सीटें और 64 सीटें घोषित कर अगुवाई कर दी। और ये जो अगुवाई है वो भारतीय जनता पार्टी आखिरी तक आगे रहेगी और छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएगी। जी। कांग्रेस जैसे पितृपक्ष को लेकर बार बार कह रही है कि पितृपक्ष के खत्म होने पर ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी लिस्ट जारी होगी, तो क्या ये इनके एक रणनीति बना रहे हैं या डिसाइड नहीं कर पा रहे किसको इनको टिकट देना है? इन्होंने, शैलजा जी ने कहा था 6 सितंबर तक हमारी सूची जारी हो जाएगी। जी। आज 6 सितंबर नहीं, 6 अक्टूबर
12 अक्टूबर हो गया है, जी तो कहाँ गई? और पितरपक्ष क्या होता है? राजनीतिक दलों के लिए अगर हम पूजा करते हैं तो पूजा में सबसे पहले अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं, अपने माता पिता की पूजा जी। करते हैं, अपने दादा दादी की पूजा करते हैं। जी तो ये तो पितरपक्ष के नाम पर हमारे पूर्वजों का, अपने पितरों का अपमान कर रहे हैं जी। और जनता इसको कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। जी ब्रिजमोहन जी, ऐसे आप जब आप स्टूडेंट थे तब से आप राजनीति में जुड़े हुए हैं, कॉलेज टाइम से, तो आपका राजनीतिक सफ़र कैसा रहा और आपकी दिनचर्या क्या रहती है? आपको हम देखते हैं शहर भर में, आपको सब जानते हैं, आप सबसे पुराने नेताओं में गिने जाते हैं, तो आपकी दिनचर्या कैसी रहती है वो जानना चाहेंगे। देखिए, मेरा ये मानना होता है कि अगर आपने जनता की सेवा करने का व्रत लिया है जी तो आपको जनता के लिए हमेशा उपलब्ध होना चाहिए। जी और मेरी ये कोशिश होती है कि जी। जब भी मैं अपने कामों से, अपने कार्यक्रमों से जी फ्री होता हूँ तो जी। जनता से मिलना, जी उनके दुख दर्द को सुनना, जी उनकी समस्याओं का समाधान करना, जी इसके लिए मैं हमेशा उपलब्ध रहता हूँ। जी और मेरा ये मानना है कि जीवन में संबंध बड़ी चीज होते हैं, जी पद बड़ा नहीं होता। जी और इसलिए पद प्रतिष्ठा प्राप्त होने से आपको कभी भी घमंड नहीं होना चाहिए। जी आपको ये मानना चाहिए कि पद तो आने जाने वाली चीजें हैं, जी। जो संबंध हैं वो जीवन भर के हैं। हाँ और मैंने ये कोशिश की है कि संबंध को मैं जीवन भर निभा पाऊँ। जी इसलिए जो मेरे स्कूल के मित्र हैं जी वो जी आप मेरे साथ में हैं, जो कॉलेज के मित्र हैं जी वो भी मेरे साथ में हैं, जी जो हमारे नातेदार, रिश्तेदार, दोस्त यार हैं वो भी साथ में हैं। जी तो मैं संबंधों को जीता जी। हूँ और शायद ये संबंधी हैं जो मुझे 7 बार जिन्होंने चुनाव जिताया है। जी और मुझे लगता है कि 8वीं बार भी सबका आशीर्वाद मिलेगा। जी। आपके घर के बाहर से जब भी जाए तो हम देखते हैं कि लोग हमेशा वहाँ पर रहते हैं और लोगों का कहना है कि वो खाली हाथ नहीं जाते। तो ऐसा आप जनता के लिए मतलब आ, अपने से करते हैं या कि आपकी कोई उसके पीछे कोई ऐसा राज है? आगे मेरा ये मानना है कि जो आपके पास आता है जी वो कोई ना कोई समस्या को लेके आता है, जी दुख दर्द को लेके आता है, परेशानी को लेके आता है। जी जरूरी नहीं है कि हर समस्या का समाधान आप कर पाए, जी परंतु अगर आप उसकी समस्या को सुन भी लेते हैं जी तो उसका जो दुख दर्द है वो कम हो जाता है। जी तो मेरी ये कोशिश होती है कि एक भीख मांगने वाले से लेकर, एक रिक्शे वाले से लेकर, अगर बड़ा से बड़ा आदमी भी आता है जी तो मैं उससे मिलूं। जी और मिलने से और मिलने का जो अनुभव है जी वो बहुत बड़ा है जी कि मिलने से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती हैं, समझने मिलती हैं, आपका नॉलेज बढ़ता है, जी आपका कार्य क्षेत्र बढ़ता है। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मेरे पास आने वाले हर व्यक्ति से मैं मिलूं। जी। और मैं किसी कार्यक्रम में भी जाऊं तो कोई अगर मुझसे मिलना चाहता है तो मैं उससे जी। मिलूं। और मिलने से मुझे लगता है कोई नुकसान नहीं है, जी मिलने से फायदा ही होता है। जी। आपको कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। जी। ब्रिजमोहन जी, हमारे जो शो है, जो चैनल है, उसमें काफ़ी यूथ जुड़ता है, तो आपके राजनीतिक सफ़र की शुरुआत कैसे, मतलब एक स्टार्टिंग कैसे हुई, एक दिमाग में कैसे है कि मुझे राजनीति में जाना चाहिए? देखिए, जब मैं स्कूल में 10वीं क्लास में पढ़ता था जी तब एक शिक्षक ने जी हमारे साथियों को कहा कि आप ट्यूशन पढ़ोगे जी तो आप पास होगे, नहीं तो आपको फेल कर दिया जाएगा। जी और कुछ बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़े तो उनको फेल कर दिया जी गया। और उस समय हमने पहली बार आंदोलन किया, जी वो शुरुआत है। और उस समय फिर जो साथी लोग हैं वो नेताजी कहने लगे। जी और मुझे लगा कि यहाँ पर भी अन्याय होता है, अत्याचार होता है, जी उसके लिए बोलने के लिए कोई तैयार नहीं होते हैं। जी इसलिए हमको इसकी अगुवाई करना चाहिए। जी और जब इसकी अगुवाई करने के लिए सामने आए तो फिर जब कॉलेज में पहुंचे तो विद्यार्थी परिषद से जुड़ गए। जी और उस समय तो आज तो बहुत सुविधाएं हैं शिक्षा के क्षेत्र में। फिर शिक्षा के क्षेत्र में जो अव्यवस्थाएं थी जी उनको लेकर हमने आंदोलन किए, प्रदर्शन किए। जी उसमें क्योंकि हम विद्यार्थी परिषद जी और बाद में युवा मोर्चे से जुड़े जी तो हम अपोजिशन में थे, तो क्रश करने की कोशिश की जाती थी। जी तो ऐसा लगा कि अगर आप दब जाएंगे तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए हमने संघर्ष करने की ठानी जी। और वो संघर्ष का ही परिणाम है आज यहाँ पर पहुँचे। जी
तो यूथ से जो लोग जुड़े हैं और ये चीज़ को देख रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कैसे सर राजनीति में जुड़े। अगला सवाल सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि दक्षिण में गंदे पानी को लेकर जो डेंगू की समस्या है वो काफ़ी बढ़ चुकी है, तो आने वाले समय में हम उसके लिए क्या करेंगे? देखिए, उसके लिए कार्य योजना है जी। आपको कुछ नहीं करना है। आपको गंदे पानी की निकासी के लिए बड़े बड़े नाले बनाकर जी और उसको हमको प्यूरिफिकेशन कर कर जी उसको हम नदी में छोड़ सकते हैं। जी हमको रायपुर शहर में जो नालियां हैं उसको हम व्यवस्थित बना सकते हैं। जी जहाँ वहाँ पर वाटर लॉकिंग होती है हाँ। उसको हम ठीक कर सकते हैं। जी परंतु पिछले 5 सालों में ये सब काम कोई नहीं किया गया जी और जो पुराने काम हुए थे उसको मेंटेन भी नहीं किया गया जी और उसके कारण रायपुर शहर के लोगों को अब महामारी बीमारी मलेरिया से, जी स्वाइन फ्लू से जी और डेंगू से और भी इस प्रकार की कई जो हमारी साफ सफाई व्यवस्था या पानी के कारण जो बीमारियां फैलती जी। हैं उससे जूझना पड़ रहा है। जी जैसे अभी हम हाल ही में जितने मैं खुद जैसा देख रहा हूँ और यूथ में भी ऐसा देखा जाता है कि इलेक्शन मतलब इलेक्शन हो, उसके बाद जो सीएम जो भी बने, चाहे रमन सिंह बने चाहे भूपेश बघेल बने, आप हमेशा नंबर 2 पे ही रहते हैं। क्या हम आपको आगे देख सकते हैं कि आप चीफ मिनिस्टर के रूप में हमें सामने दिखे? देखिए, मेरे बारे में निर्णय मैं नहीं करता, मेरे बारे में निर्णय मेरी पार्टी करती है। जी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करता है। जी मुझे पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। जी मैं पार्टी के सर्वोच्च पदों पर रहा हूँ। जी मैं विधायक रहा हूँ, जी। 4 बार मंत्री रहा हूँ जी और इसलिए मैं मानता हूँ कि पार्टी मुझे जो भी जिम्मेदारी आज तक दी है उसको जी। मैंने पूरा किया है। आगे भी जो जिम्मेदारी देगी उसको हम पूरा करेंगे। जी अक्सर हम ये देखते हैं कि आपकी चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों तरफ आपके अच्छे संबंध हैं, तो आप उसको कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, हमने मध्य प्रदेश से राजनीति शुरू की है। जी सुंदरलाल पटवा जी के साथ में, कैलाश जी। जोशी जी के साथ में, जी प्यारेलाल खंडेलवाल जी के साथ में। जी हमने अटल जी को अपना आदर्श माना है। जी उनका ये मानना है कि हम राजनीति में हैं जी तो कोई हमारी राजनीति में हम जनता की सेवा के लिए हैं। जी हम कोई व्यक्तिगत दुश्मनी के लिए नहीं है जी और इसलिए राजनीति में हमको दूसरे दलों के साथ में हमारी दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। जी हमारे संबंध होने जी। चाहिए और जो संबंध हैं वो कभी बिगाड़ने नहीं चाहिए। जी चुनाव जो है जी वो एक दूसरे के खिलाफ हम लड़ते हैं, जी। परंतु व्यक्तिगत जीवन में अगर हम दुश्मनी पालते हैं तो जीवन के लिए अच्छा नहीं होगा। जी आपके विधानसभा सीट से काफ़ी कांग्रेस में जैसे सनी अग्रवाल, आजाद ज़ेबर और जो हमारे पुराने मेयर थे उनका नाम सामने आ रहा है, तो आपके हिसाब से कौन सबसे बेस्ट कैंडिडेट होगा? मैं तो ये जानता हूँ कि जनता इसका निर्णय करती है। जी कैंडिडेट कोई भी हो, जी। जनता जिसको पसंद करेगी उसको जिताएगी। जी बृजमोहन जी, अगर आप 8वीं बार जीतते हैं तो आप पहला काम क्या करेंगे? पहला काम हमारा होगा कि छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ में न्याय हो, छत्तीसगढ़ के नौजवानों के साथ में न्याय हो, छत्तीसगढ़ की महिलाओं के साथ में न्याय हो और छत्तीसगढ़ का जो पैसा लूटा गया है पीएससी में, जिन लोगों ने छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य को अंधकार में डाला है, उनको ठिकाने लगाया जाए और हम रायपुर शहर को कैसे राजधानी के अनुरूप विकसित कर सकते हैं, रायपुर के लोगों को कैसे सुविधा दिला सकते हैं, ये हम काम करेंगे। बृजमोहन जी, रायपुर में दो ही जगह का पान बहुत फेमस है जिसकी बात होती है, एक बनारसी पान और एक आपके पान के बारे में बात करते हैं, तो आपका फेवरेट पान कौन सा, आप कौन सा खाना पसंद करते हैं? देखिए, एक राम सागर पारा में जो हमारा पुराना घर है वहाँ राठौर चौक के पास में कस्तूर पान ठेला है जिसको 100 साल से ज़्यादा हो गए हैं और जब मैं 90 में मंत्री बना था तो 10 बाई 10 की उनको जगह दिलवाकर पक्का पान ठेला बना था और अब वहाँ पर बाजू में हनुमान जी का मंदिर भी बन गया है। तो मेरा पान भोपाल भी वहीं कस्तूर पान ठेले से जाता था। अब क्योंकि उनके कुछ पारिवारिक कारणों से वो पान ठेला दोपहर के बाद खुलता है, तो दोपहर के पहले बनारसी का पान मैं खाता हूँ और दोपहर के बाद में कस्तूर पान ठेले का पान खाता हूँ। तो दोस्तों, आपने देखा आज ऑन एयर विद सौरभ में कैसे हम बृजमोहन जी के साथ थे, उनकी गाड़ी में पूरा उनके क्षेत्र में घूमे और उनसे समझे कि वो कैसे, हमने देखा कि कैसे वो अपने चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, कैसे उन भाजपा की तैयारी है वो हमने देखा आज अच्छे से। और ऐसी इंटरव्यूज़ के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए ऑन एयर विद सौरभ में।